क्या 17,50,000 रुपए तक अब हमें जीरो टैक्स देना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से एक मेजर चेंज आने वाला है इनकम टैक्स एक्ट में। जो पुराना एक्ट था 1961 का, अब वो बंद हो जाएगा और अब से लागू होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब ये एक्ट क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे जो पुराने फॉर्म नंबर्स हैं उनमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैश डिपॉजिट लिमिट्स, कैश विड्रॉवल लिमिट्स और अलाउंसेस जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं उनमें क्या चेंजेस होंगे, आपको एज एन एम्प्लॉय क्या फर्क पड़ेगा, एज अ प्रॉपर्टी बायर क्या फर्क पड़ेगा, एज ए नॉर्मल सिटीजन जो पैसे के साथ डील करता है, क्योंकि सारे सिटीजन पैसे के साथ डील करते हैं, आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आने वाला है, मैं कंप्लीटली डिकोड करूंगा। और वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि आपको इमीडिएट क्या एक्शनेबल्स लेने हैं, अगले 2-3 महीने में क्या एक्शनेबल्स लेने हैं, ताकि आप भी इस एक्ट का पूरा फायदा भी उठा सके और 100% कंप्लायंस भी मेंटेन कर सके। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत मैसिव चेंज है कि पूरा का पूरा एक्ट बदल दिया गया है। सोचिए 64 ईयर पुराना जो एक्ट है उसको चेंज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टीथिंग इश्यूज आएंगे, नॉलेज जो हमें पुरानी थी वो सारी चेंज करनी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। आई थिंक इसी का नाम जिंदगी है, तो इसी से शुरुआत करते हैं और आज कंप्लीटली डिकोड करते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे इनकम टैक्स को लेकर। पर अभी भी आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। हमने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाई है कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में फ्रॉम 1961 टू 2025। इस प्रेजेंटेशन को अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहां पे ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लेंगे। देखिए 65 इयर्स पुराना जो ट्रेडिशन था वो चेंज होने वाला है और नया एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन आएगा, जिसमें मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो 31 मार्च 2026 तक तो 1961 का एक्ट था, पर 1 अप्रैल से लग जाएगा 2025 का इनकम टैक्स एक्ट। इसमें बड़े 10 गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स हुए हैं। टैक्स का जो एक्ट है वो चेंज हुआ है, टैक्स फ्री लिमिट बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है वो मैं कंप्लीटली समझाने वाला हूं, ये बहुत एक्साइटिंग बात होने वाली है आप लोगों के लिए। फूड कूपन्स की लिमिट बढ़ गई है, टीसीएस कम कर दिया गया है, ऑडिट की पेनल्टी लगा दी गई है, टैक्स फॉर्म्स को रीनंबर कर दिया गया है, अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है, पैन लिमिट्स रेज कर दी गई है, आईटीआर डेडलाइन चेंज हुआ है, जीएसटी का टोटल रिफ्रेश हुआ है। एक एक चीज डिटेल में समझाने वाला हूं, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले इस 1961 के एक्ट को समझते हैं। ऑब्वियसली 1961 एज द ईयर सजेस्ट तब यह एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। 1975 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें टोटल 298 सेक्शंस थे और उसमें 1997 में टीडीएस का कंसेप्ट जो है डाला गया और 2005 में डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट डाला गया है। तो ये 65 ईयर्स से इस एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए जा रहे हैं, चेंजेस हुए जा रहे हैं। तो सरकार को लगा कि अब एक चेंज करते हैं और एक सिंप्लीफाइड तरीके से नया टैक्स कोड लेके आते हैं। उससे जो जन्म हुआ वो हुआ इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये 2025 में एक्ट पास हो चुका है, 2026 से इंप्लीमेंट हो रहा है। इसमें बहुत सारे न्यू फॉर्म सिस्टम्स हैं, न्यू टैक्स लैब्स हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या चेंजेस हुए हैं, जो पुराने अमेंडमेंट्स पैचेस में होते थे कि पूरा एक्ट लिखा होता था, अब यह समझ आया कि रूल के हिसाब से अब ये चेंज करना पड़ेगा, तो पैच वर्क हो जाता था, जिसे टेलर्स की लैंग्वेज में रफू कहा जाता है। कोई पैंट फट गई हो तो छोटा सा वहां पे रफू कर देते हैं। तो इस तरीके से बार बार ना 1961 के एक्ट में रफू बहुत हो रहा था, तो उसके चेंज करके अब ये नया कंप्लीट नया रिप्लेसमेंट लेके आ गए हैं। सेक्शन नंबर्स को कंप्लीटली रीनंबर कर दिया गया है, फॉर्म सिस्टम्स को कंप्लीटली रीनंबर कर दिया गया है, फिलॉसफी को टैक्स फेयर फ्रेंडली बना दिया गया है, सिंप्लीफाइड बना दिया गया है और टैक्स फ्री लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले टैक्स के जो फॉर्म्स थे, जो पुराने फॉर्म्स हमें याद थे, वो टोटली रीनंबर हो गए हैं। क्या क्या हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल समरी हमने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो जरा लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले टीडीएस एग्जेम्पशन डिक्लेरेशन होता था। अगर आप 60 ईयर से कम होते थे और आपकी इनकम 12 लाख से कम होती थी, तो आप बैंक के पास जाते थे, बोलते थे सुनिए मेरा जो टीडीएस कटेगा ना इंटरेस्ट पे, वो प्लीज मत काटिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेंगे तो मेरे को क्लेम करना पड़ेगा, मेरा रोज का कैश फ्लो इंपैक्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो टीडीएस लगता है बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पे वो 10% लगता है। पर आपकी इनकम शायद अभी 12 लाख से कम है, तो आपको लगता है भाई बैंक का ब्याज भी आ जाएगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता था फॉर्म 15G। और ये किसके लिए होता था, एनी वन हु इज लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड, जिसको लगता है उसकी इनकम 12 लाख से क्रॉस नहीं करेगी और उसका इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा होने वाला है साल। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए ये फॉर्म होता था 15H और उनके लिए लिमिट होती थी 1 लाख रुपए की। अब सीनियर सिटीजन क्या होता है, जब वो पूरी लाइफ जो है मेहनत करते हैं, उनका ईपीएफ आता है, पीपीएफ आता है, तो उसको एक एफडी में डाल देते हैं ताकि वो एफडी से हर महीने ब्याज खा सके। अब सोचिए अगर उनका ब्याज जो है 3 लाख रुपए हो जाएगा तो उनको टीडीएस लगता है 10% का। अब उनके लिए वो कैश फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो भी जाके बोल सकते हैं कि भाई मेरे को वैसे तो और कोई इनकम है नहीं, तो आप 15H फॉर्म रख लीजिए, मेरा टीडीएस मत काटना, और ये एप्लीकेबल होगा 1 लाख रुपए से ऊपर, यानी कि अगर 1 लाख रुपए से ऊपर आपका ब्याज आ रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 1 लाख से नीचे तो कटता भी नहीं है एज पर रूल। अब ये सारा जो 15G 15H को हटा के फॉर्म 121 कर दिया है।
है। अब आप यंगस्टर हैं, आप 30 साल के, 40 साल के हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन है, कोई भी एज ग्रुप में आप आते हैं, तो फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, कोई जीएच नहीं है, सीधा फॉर्म 121 है। फॉर्म 16, अरे रे, इस पे तो मैंने पोस्ट लिखी थी कि मैंने 16 साल कॉर्पोरेट में नौकरी करी, मुझे 16 साल फॉर्म 16 मिले थे। तो भाई अब तो फॉर्म 16 नाम ही हटा रहा है, अब वो फॉर्म बन जाएगा फॉर्म 130। तो बाय बाय फॉर्म 16। आप में से जितने लोग एम्प्लॉइज हैं वो नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाय बाय फॉर्म 16। अब अगले साल से फॉर्म 16 नहीं मिलने वाला, इस साल मिल जाएगा, अगली फाइलिंग में नहीं मिलेगा। फॉर्म 16 है, ये प्रोफेशनल्स को मिलता था, बिजनेस ओनर्स को मिलता था, आपका टीडीएस जो 10% की रेंज में या 5% या 2% या 1% जो भी रेंज में कटता था, तो आपको फॉर्म 16 में मिलता था। ये नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए होता था। अब उसका नाम बदल के फॉर्म 131 कर दिया गया है। फॉर्म 26 एएस, ये हमारी लाइफ का आधार बन गया था। ये आधार स्टेटमेंट था हमारा, एएस आधार स्टेटमेंट था। और ये क्या था, इससे हमें पता चलता था कि हमारा कितना टीडीएस कटा है, डिविडेंड पे कितना कटा है, ये सारी चीजों पे कितना कटा है। अब उसका भी नामकरण कर दिया है, अब वो नामकरण हो गया फॉर्म 168। तो नए नए फॉर्म्स हो गए, मैंने कहा था ना, प्रकृति का नियम है, सीखना पड़ेगा, नए नए रूल्स आ गए हैं। अब आपको एनआरआई से जब प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, टैन की रिक्वायरमेंट होती थी, टेम्पररी अकाउंट नंबर की, अब वो सिंप्लीफाई कर दिया, पैन से भी काम चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत वेलकम चेंज है। ऑब्वियसली यहां तो सिर्फ नामकरण चेंज हुआ है, तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। द फर्स्ट वेलकम चेंज हियर, इसकी जब आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टैन की रिक्वायरमेंट होती है, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये बात पसंद आई तो, अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो। अब देखिए, ओल्ड सिस्टम बिफोर 25-26 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी वो 2.5 लाख रुपए की थी। अगर आज आपकी सैलरी और पेंशन इनकम आती है तो अब ये लिमिट 17.5 लाख की हो गई है। कैसे हो गई मैं कंप्लीटली समझाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। ये नंबर अभी भी 12 लाख प्लस 75,000 ही है, पर कुछ चीजें गवर्नमेंट ने बहुत मैसिव चेंज करी हैं। पर ये जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब दो चीजों के बीच में कंफ्यूज मत होना। एक है ओल्ड टैक्स एक्ट जो पुराना एक्ट है 1961 का, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको याद होगा पहले का जो टैक्स रिजीम था उसमें हम लोग पीपीएफ का बेनिफिट लेते थे, सेक्शन 80C का बेनिफिट लेते थे, इंश्योरेंस का लेते थे। तो अभी भी ऑलमोस्ट 30 to 40% जो टैक्स फाइलर्स हैं वो अभी भी पुराने वाले रूल को यूज करते हैं। उस पुराने वाले रूल में अब सरकार ने कुछ मैसिव चेंजेस करे हैं, जिस वजह से आपका जो टैक्स स्लैब है 17,50,000 तक टैक्स फ्री हो सकता है। पर अगर आपकी कोई बिजनेस रेंट और इंटरेस्ट इनकम आती है, यानी कि आप जो है नॉन पेंशन नॉन सैलरी इनकम वाले हैं, तो नंबर वही 12 लाख रुपए रहता है। और इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे डिटेल में कुछ कुछ एनालिसिस करी है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेजर अलाउंस में चेंजेस किया, आपको याद होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते थे। सबसे पहला बेनिफिट मिलता था एचआरए का। तो एचआरए में अब एक नया रूल क्या ला दिया है जो स्ट्रिक्ट हो गया। देखिए एचआरए में पहले क्या होता था ना, आप अपने पापा को रेंट दिखा देते थे, डेबिट मार देते थे और अपना इनकम टैक्स का फायदा लेते थे। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आपको मैंडेटरी यहां पे लैंडलॉर्ड के साथ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और आपको जो एक्चुअल आपने रेंट पे किया है, अब पर्ची चला के उस पर 1 रुपए का स्टैंप लगा के, उस पर ठप्पा लगा के, खुद ही गुग्गी मार के पापा के नाम की, अब नहीं चलेगा। बोलो संजय सर आपको कितना पता है? भाई मैं भी इंप्लॉय था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भाई, मैं भी कभी इंप्लॉय था, तो हमने भी थोड़ा बहुत ऐसा किया है। 2008-9 में हम ऐसे ही करते थे जब बॉम्बे रहते थे, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट पेड रिक्वायर्ड होगा, आपको अपने पिताजी को भी एक्चुअल रेंट देना पड़ेगा, और उनको भी आगे अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे को रेंट आया है। और अगर आप पिताजी को 20-50 हजार रुपए से ऊपर का रेंट दिखा रहे हो, तो भाई अब आपको 2% जो है टीडीएस भी डिपॉजिट उनका टैक्स काटना पड़ेगा। तो भाई आपको रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, आपको जो है प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने पे किया, और आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर 50,000 रुपए महीने से ऊपर का आपने रेंट पे किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 60,000 रुपए महीने का रेंट पे कर रहे हैं तो आपको 1,200 रुपए महीने का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो पहला रूल हो गया है। सेकंड रूल ये हो गया कि अब जो बेसिक सैलरी है वो मिनिमम 50% ऑफ द टोटल सैलरी कर दी गई है। पहले क्या होता था, क्योंकि बेसिक से ना सब कुछ लिंक्ड है, ग्रेचुइटी बेसिक से लिंक्ड होती है, पीएफ जो है वो बेसिक से लिंक्ड होता है। तो पहले कंपनीज क्या करती थी, अगर आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है तो बेसिक आपका 20,000 25,000 दिखाएगी, बाकी जो बैलेंस पैसा था वो स्पेशल अलाउंस करके दिखा देती थी। पर अब रूल चेंज हो गया, अगर 1 लाख रुपए आपकी महीने की तनख्वाह है तो 50,000 आपका बेसिक होगा, और उसका 50% अप्रोक्सीमेटली आपका एचआरए होता है, यानी 25,000 का एचआरए होगा। तो ये भी एक मेजर चेंज आया, जिसकी वजह से आपका पीएफ का नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रेचुइटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें बढ़ सकती है। अब जो एजुकेशन अलाउंस पहले मिलता था ना, बड़ा खराब नंबर था और बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ था। 100 रुपए पर महीना पर बच्चा मिलता था, यानी कि साल का 1,200 रुपया पर बच्चा, यानी कि साल का 2,400 रुपए मिलता था। अब उस नंबर को करके मैसिवली इंक्रीज करके 3,000 रुपया महीना कर दिया गया है। पर गुड और बैड न्यूज दोनों दे देता हूं। गुड न्यूज ये है कि ये एप्लीकेबल है जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में है। बैड न्यूज ये है कि ये न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं न्यू टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं। न्यू टैक्स रिजीम क्या है, जहां 12 लाख तक आपको छूट मिल जाती है, वो न्यू टैक्स रिजीम है, याद होगा आपको। तो यहां पे जो है आपका 3,000 रुपए पर मंथ का जो है एजुकेशन अलाउंस कर दिया गया है। सिमिलरली हॉस्टल अलाउंस जो है वो 9,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है, और अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1,08,000 होता है, यानी दो बच्चों के लिए 2,16,000 तक
आपका हॉस्टल अलाउंस जो है वो 0 हो जाएगा। फूड कूपन्स भी जो पहले साल का 50,000 रुपए के आसपास रहते थे, अब उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया, तिगुना कर दिया है। तो भाई यहां तो 3000% के आसपास बढ़ा दिया है, यहां पे इन्होंने 3 गुना कर दिया है। तो अगर आप इसका एजुकेशन अलाउंस ले लें, उसके बाद हॉस्टल अलाउंस ले लें और फूड कूपन ले लें, तो 4,38,000 रुपीज तक जो है अब आपको पुराने टैक्स रिजीम में, अगर आपने नए टैक्स में रिजीम में शिफ्ट कर दिया तो ये बेनिफिट आपको नहीं है, पर पुराने टैक्स रिजीम में अगर आप अभी भी 80C है, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स है। अब इसको जोड़ के मैं आपको बताता हूं कैसे 17.5 लाख तक ये टोटली टैक्स फ्री हो सकता है। अब मैंने अज्यूम किया कि आपके 17.5 लाख रुपए साल की सैलरी है, तो सबसे पहले तो आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 50,000 मिलता है। फिर हमने प्रोजेक्टेड एचआरए माना है कि 4.5 लाख का आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा जो आपका एचआरए होगा। उसके बाद आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से 72,000 आपको बेनिफिट मिलेगा। हॉस्टल अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2,16,000 रुपए का यहां पे एडवांटेज मिलेगा। अब आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 9,62,000, सो यानी सीधा 17,50,000 रुपए से गिर के अब आपकी इनकम हो गई 9,62,000 रुपीज। अब लेस सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है आपको 1.5 लाख रुपए का। हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ प्लस पेरेंट्स का 75,000 का बेनिफिट मिलता है। अगर आपका होम लोन चल रहा है जिसपे आपका खुद का घर है, तो उस पर इंटरेस्ट का बेनिफिट 2 लाख रुपए का मिलता है। एनपीएस का बेनिफिट मिलता है, अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो तो 50,000 का बेनिफिट मिलता है। अब आपकी टैक्सेबल सैलरी हो गई है 4,87,000 रुपीज, यानी कि अप टू 5 लाख रुपए तो पुराने टैक्स रिजीम में भी जीरो टैक्स है। तो भाई एक बार एक लाइक दबा दो और फटाफट कमेंट सेक्शन में जो मन में फीलिंग आ रही है वो लिख दो। ओल्ड टैक्स रिजीम वाले अब 17.5 लाख रुपए तक अपने लिए जीरो टैक्स पे चल सकते हैं, अगर वो वेल प्लान्ड है और वो सारे बेनिफिट्स उठा ले। तो ये सरकार ने मैजिक कर दिया है। और न्यू टैक्स रिजीम में वो नंबर अभी भी 12,75,000 है। तो अचानक से जो है, पहले जो गेम धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ टिल्ट हो रही थी, अब अचानक से ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ टिल्ट हो गई है। तो भाई ये एक चेंज हुआ है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि अगले बजट में इसको इवन आउट कर दिया जाए दोनों को, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि सब लोग धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाए। अब जब न्यू टैक्स रिजीम में 60-70% लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो अब आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को बेटर कर दिया। ऐसे मत करिए सर प्लीज। ओके, आगे चलते हैं। पैन कार्ड जो हमारे जो है सब कहते हैं ना, पैन को आधार के साथ अटैच कर देना। हाँ, वो मैंने एक मीम देखा था जहां पे था कि टाइगर बोलता है कि अभी टाइगर जिंदा है, तो उसको बोला जाता है कि भाई तू जिंदा है ठीक है, पर तू पैन के साथ आधार को मैच कर देना। तो अब जो हमारा पैन कार्ड है, उसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पहले 10 लाख रुपए से ऊपर आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट आती थी, अब पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट 20 लाख की प्रॉपर्टी से ऊपर आएगी। 20 लाख में प्रॉपर्टी कहां मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बैंक कैश डिपॉजिट में पहले 50,000 रुपए से अगर ऊपर आप कैश डिपॉजिट करते थे तो आपको पैन की जरूरत पड़ती थी, अब वो नंबर 1 लाख रुपए हो गया। होटल और रेस्टोरेंट्स बिल में पहले अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर आपका बिल आता था तो आपको पैन की जरूरत पड़ती है, अब वो नंबर 1 लाख हो गया। सरकार को भी पता चल गया भाई इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त है, तो भाई 50,000 तक तो नहीं, 1 लाख रुपए तक फ्री फंड में खाने दो, बाद में पैन ले लेंगे इनसे। म्यूचुअल फंड परचेजेस के लिए पैन मैंडेटरी है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। व्हीकल परचेजेस के लिए 5 लाख से ऊपर के व्हीकल पे आपको जो है पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो गाड़ी जो आज 5 लाख रुपए से नीचे की आती है, सेकंड हैंड नहीं बोल रहा हूं, न्यू बोल रहा हूं, जरूर बताना। मतलब यानी कि अभी भी सारी गाड़ियों पे ही पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ जाएगी। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पहले अगर आप 50,000 से ऊपर करते थे तो पैन कार्ड की जरूरत है, वो 1 लाख का नंबर कर दिया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए फिर से पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं और अगर आप सिंगल कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 20 लाख से ऊपर के कैश विड्रॉल पे पैन देना पड़ेगा। और अगर आप एग्रीगेट 1 करोड़ का करते हैं साल का, तो आपको उस केस में फिर से आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ केसेस में टीडीएस भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये अच्छा, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो इनकम टैक्स को डायरेक्टली रिपोर्ट होंगे? तो कोई भी आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट या विड्रॉल, तो वो सीधा सीधा आपके इनकम टैक्स को रिपोर्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर कैश में करते हैं, कृपया मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लम होती है ये। और ये एक नोटिस आता है ना, तो ये जितना बचाया होता है सब निकल जाता है। करंट अकाउंट कैश डिपॉजिट अगर आप 50 लाख से ऊपर करते हैं बिजनेसमैन के लिए खासकर, तो वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी रिपोर्ट होता है। और अपना जो है भाई आधार को पैन के साथ लिंक कर देना। ठीक है, अब आते हैं टीसीएस। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस वो नहीं, वो कंपनी नहीं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और खासकर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे जो है टीसीएस पहले बहुत हैवी था, अब कम कर दिया गया है। पहले अगर आपका जो है इंटरनेशनल ओवरसीज टूर पैकेजेस पे आपको 20% देना पड़ता था अगर आपके पास पैन नहीं था, और 5% टीसीएस। अब टीसीएस क्या होता है आप समझिए कि आपने ये तय किया मैं एक 5 लाख रुपए का ट्रिप कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं यूरोप। ठीक है, अब 5 लाख रुपए जो है, अभी सरकार कहती है कि जब भी आप बाहर पैसा भेजेंगे, क्योंकि ये पैसा बाहर ही जाएगा, उसके होटल्स बुकिंग होगी, वहां पे साइट सीइंग की बुकिंग होगी, तो सरकार ये कहती है कि भाई जो भी ये पैकेज में कॉस्ट है ना, उसमें
20% आप सरकार को पहले टैक्स दे दोगे। क्यों दे दोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, घूमने फिरने जा रहे थे पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। तो रिपोर्टिंग ना होने की वजह से सरकार को पता नहीं चल रहा था कि कितने लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तो यहां इनकम टैक्स भरने वाले तो बड़े कम है, पर घूमने जाने वाले इनकम टैक्स भरने वालों से ज्यादा हो रहे थे। हाँ, पता चल रहा है 4 करोड़ 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, 7-8 करोड़ लोग इंटरनेशनल घूमने जा रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? जब आप टैक्स ही नहीं भर रहे तो घूमने कैसे जा रहे हो? पैसा कहां से आ गया भाई? तो अब सरकार ने बोला है कि भाई सिंपल है, तुम कोई भी टूर पैकेज करो, ठीक है? तो उस केस में आपको 20% पहले पैन अगर आपके पास नहीं था तो आपको जमा करा देना सरकार के पास। ये पैसा वापस मिल जाएगा, आपके टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरह जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको टीसीएस भरना पड़ता है, और अगर आपके पास पैन था तो 5% है। अब इसको कम करके यूनिफॉर्म रेट 2% कर दिया। वेरी गुड। नहीं तो क्या हो रहा था ना, लोगों का कैश फ्लो अटक रहा था। बेचारे 5 लाख का ट्रिप कर रहे थे, 1 लाख रुपए सरकार को देके जा रहे थे कि भाई रख लो, हम वापस ले लेंगे। बट लोगों के पास नहीं होता, तो सरकार को समझ आ गया भाई 2% काफी है, एटलीस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि एक आदमी बाहर घूमने गया था। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड अगर आपको करना है तो उसका भी पहले 5% था, जिसको 2% कर दिया। दैट्स वेरी गुड। फॉरेन एजुकेशन, काफी बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उसके केस में भी 5% था, उसको भी 2% कर दिया गया है। और बाकी कोई भी रेमिटेंसेस जो थी उस पे जो है अब टीसीएस अबव 10 लाख रखा है, वो भी 2% का रखा है। पर अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं तो 10 लाख से ऊपर आपको 20% टीसीएस जमा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एप्पल का, इसका टेस्ला का शेयर खरीदना चाहते हैं, नैस्डैक का ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियोस पे भी बनाऊं तो नीचे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये है टीसीएस का रूल। ये खासकर उन ट्रांजैक्शन के लिए जो देश के बाहर जाती हैं, और साल का एक लिमिट होता है हमारे हर व्यक्ति को, हर पैन कार्ड पे एक लिमिट है, विच इज $250,000। मोटा मोटी आज के दिन पे 100 रुपए तो पकड़ ही लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। अब इसी के साथ साथ आईटीआर फाइलिंग टाइमलाइन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले जो हमारे एम्प्लॉइज करते थे वो 31 जुलाई तक करते थे, वो अभी भी वैसा ही है। बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि अब मैं खुद भी बिजनेस प्रोफेशनल हो गया हूं, तो वो एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है, थोड़ा टाइम 1 महीना ज्यादा दे दिया है। रिवीजन पीरियड पहले आपको 31 दिसंबर तक करना पड़ता था, अब आप वो 31 मार्च तक कर सकते हो, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। और पुरानी आईटीआर भी आप फाइल कर सकते हो विद पेनल्टी, ठीक है? तो ये भी सब दे दिया है, और यहां पे हमने पेनल्टी का स्ट्रक्चर दे दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। भाई बहुत मेहनत लगी है इस प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करने में, थॉट लगाने में। ऑब्वियसली बनाई तो हमने एआई यूज करके है, अगर आप एआई भी सीखना चाहते हो तो लिख दो, वो भी हम आजकल काफी अच्छा यूज कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है कि मेहनत बहुत लगी है, स्ट्रक्चरिंग बहुत करी है, समझा है टैक्स कोड को अच्छे से, और उसके बाद आपके लिए लेके आए। ऑडिट किसको चाहिए? जिनके भी सेल्स और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उनको ऑडिट चाहिए। जिनका सेल्स 50 लाख से ऊपर है पर प्रॉफिट 8% से कम है, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 एडी में वो नहीं ले रहे हैं, तो भाई उनको भी ऑडिट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल इनकम जिनकी 50 लाख से ज्यादा है पर प्रॉफिट 50% से कम है, उनको भी ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30 सितंबर तक भर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपका 1 से 30 दिन का डिले होता है तो भाई 75,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और 30 दिन से ऊपर होता है तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, और इसमें इंटरेस्ट अलग है, और इस पे पोटेंशियल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि असेसिंग ऑफिसर जो होता है, एओ जो होता है, वो डिसाइड करता था कि कितनी पेनल्टी मारनी है। अब वो नंबर सेट कर दिया गया है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, एओ के मन पे नहीं है, पहले से सरकार ने इसको सेट कर दिया है। तो आपका कंप्लायंस चेकलिस्ट क्या है? आप अपना बुक ऑफ अकाउंट्स रखें, आपका ऑडिट प्रॉपर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करें, अपने ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल कर दें, और आईटीआर भी फाइल टाइमली बेसिस पे करो। भाई देखो, सरकार के जो नियम है ना उसको फॉलो करो। बिल्कुल गलत नहीं है नियम, नियम हमारे हित के लिए बनाए जाते हैं, इंप्रूव होते रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हमेशा फोकस करो कि अपने रूल्स रेगुलेशन, इनकम टैक्स फाइल करो। आप सोचिए कि आप अगले 10-15 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे, कल को आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहते हैं या कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, और पता चला कि आपका कंप्लायंस गड़बड़ है, तो भाई एक रेड डॉट, एक ब्लैक डॉट आ जाता है आपके ऊपर, एक नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। और लोग कहते हैं भाई अगर अपनी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी में ये कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है तो प्रोफेशनल जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? कंप्लायंस इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो यहां हम आते हैं, अगर आप अपडेटेड आईटीआर भरते हैं तो उसके भी हमने यहाँ पे असेसमेंट पे आपको कितना टैक्स लग सकता है वो सारी कैलकुलेशन दी है, आप ये पढ़ सकते हैं। अब जीएसटी में भी कुछ लिमिट्स है। गुड्स ट्रेडिंग पे 40 लाख रुपए सालाना है, कि अगर आप सालाना 40 लाख का गुड्स ट्रेडिंग करते हैं आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं। यही नंबर सर्विसेज में 20 लाख है, और अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों करते हैं तो ये नंबर 20 लाख छोटा नंबर माना जाता है। हर साल ये रीसेट हो जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कुछ लोअर लिमिट्स भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे गुड्स के लिए 20 लाख है और सर्विसेज के लिए 10 लाख है, क्योंकि इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है? मैंडेटरी है जब भी आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 40 लाख से ऊपर गुड्स के केस में, 20 लाख के ऊपर इन केस ऑफ सर्विसेज। जैसे हमारा जो है सर्विसेज है, तो सर्विसेज में हमें जीएसटी पे करना पड़ता है।
अब इसका हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दे दिया, तो एक पेज मैंने जीएसटी के लिए रखा है, क्योंकि जीएसटी कंप्लायंस भी बहुत नेसेसरी है। जीएसटी हमारे लाइफ का एक डेली पार्ट है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो इसका बहुत बड़ा फायदा भी आप उठा सकते हैं। जीएसटी का काफी चीजों में आपको सेट ऑफ भी मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, रेड मतलब इमीडिएट करना है। सबसे पहले अपना केवाईसी सारे बैंक्स में अपडेट कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपना केवाईसी अपडेट कर दीजिए, बैंकों के जहां जहां आपके बैंक अकाउंट है वहां पे अपडेट कर दीजिए। अपने आधार को पैन के साथ लिंक कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, डेडलाइन 30 जून है, फटाफट उसको लिंक कर दीजिए। अपने सिविल को, क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर करिए, ताकि आपके फ्रॉडुलेंट लोन्स अगर आपके नाम पे लिए गए हैं तो भाई वो सब हट जाए, आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं होगी, ये सब चेक करते रहिए हमेशा। सेक्शन 2, आपको अप्रैल मई में क्या करना है, सारे फॉर्म नंबर्स याद कर लीजिए, 121, 130, 131, 168, ये सारे फॉर्म नंबर्स अब आपको याद हो जाने चाहिए, जैसे पहले पुराने याद थे, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, AIS, सब कुछ याद था, अब इधर भी याद करना है। जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसको अपडेट कर लीजिए। अपना जो HRA है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में, भाई प्लीज यहां पे नॉन कंप्लायंस मत करना, पिछले साल बहुत सारे लोगों को नोटिस आया इस केस में। ऑनगोइंग कंप्लायंस करना है, आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, अपने नॉमिनीज जो हैं वो सारे अपडेट कर दीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, FDs हो, इंश्योरेंस हो, PF हो। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करें, ये मेरी एनालिसिस है, मैंने समझा है, बट ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत डीप होती है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। कहीं भी 10 लाख रुपए कैश एनुअली ना डिपॉजिट ना विड्रॉ करिए, ऑनलाइन करिए, सब कुछ जो भी करना है यूपीआई के थ्रू करिए, डिजिटल करिए, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करिए, एंड स्टे अपडेटेड ऑन व्हाटएवर इज द न्यू न्यूज। अब हमारे लिए क्या अच्छी चीजें हुई हैं और क्या क्रिटिकल चेंजेस है जो हमें याद रखने हैं। हमारे लिए 12 से लेकर 17.5 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, पुराने रजीम में तो 17.5 लाख हो गया, अलाउंसेस बढ़ गए, टीसीएस के रेट्स कम हो गए, आईटीआर की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, फॉर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया है, फॉर्म्स नंबर चेंज हो गया, पैन मैंडेटरी हो गया है हर जगह, और टैक्स ऑडिट पेनल्टीज अब कंपलसरी जो है एक फिक्स नंबर कर दिया गया है। आप डेडलाइंस कौन सी मिस नहीं कर सकते वो हमने यहां पे दिया है। आपको इमीडिएट एक्शंस क्या करने हैं वो हमने यहां पे एक समरी बना के दे दी है, और आपको अगर ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है तो एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर सकते हैं, और अगर खुद करना चाहते हैं तो ये सारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिसको आप रीच आउट कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो गाइस ये था कंप्लीट विश्लेषण कि कैसे 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीटली चेंज हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत फेवरेबल चेंज है, बहुत सिंप्लीफाई हो रही हैं चीजें, और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में चीजें और सिंप्लीफाई हो, टैक्स नेट और वाइडन हो। आज भी हमारे देश में मात्र 5 या 6% लोग ही टैक्स भर रहे हैं, जबकि यूएस में ये नंबर करीबन 40 से 50% है। तो सोचिए अगर हमारे देश में 40 से 50% लोगों ने टैक्स देना चालू कर दिया तो भाई इंडिया कहां पहुंच सकता है। तो फोकस करते हैं, इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, अपना योगदान करते हैं एज ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। हम सारी चीजें कंप्लायंस मानेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो और लिख दो कि #I will comply, #I will comply। इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप भी कंप्लायंस करना चाहते हो और देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और हाँ, अगर आप अपनी ग्रोथ भी चाहते हो तो भाई हमारा म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास अटेंड कर लो, उसका हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म भर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टोटली फ्री है। 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं, आप में से बहुत लोग भी अटेंड कर चुके होंगे, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो इस एक्ट के अराउंड तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, खासकर जो इनकम टैक्स के बारे में कम समझते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं नहीं समझा सकता था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।